निर्मला जैन जी की इस स्मृति सभा में सबसे पहले कल पहलगाम में जो एक विभत्स आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, हम उसके प्रति अपना शोक संवेदित करते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर श्रीमती निर्मला जैन के बारे में अपनी यादें साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और श्रीमती जैन के संबंध में, उनका जो अकादमिक कार्य रहा उसके संबंध में संभवतः इस सभागार में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक विदुषी के रूप में जो उनकी रेंज थी वो ऐसी थी कि कई लोगों के लिए वो रश्क का विषय हो सकता है। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र पर काम किया, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये उनका विषय था, और इसके साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जो वैसे तो विद्यार्थियों के लिए लिखी गई किताब है इसी नाम से, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नाम से, लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रियों पर उसकी जितनी सुचिंतित पुस्तक हिंदी में मुश्किल से मिलेगी। उन्होंने लॉन्जाइनस के पेरिहुप्सुस को हिंदी में लाया। ऑन सबलाइम ये किताब उदात्त के बारे में इस नाम से है, जिसमें लंबी भूमिका लिखी और संभवतः अंग्रेजी से ही अनुवाद किया होगा, लेकिन वो हिंदी में उनकी वजह से आ पाया। तो भारतीय काव्यशास्त्र से लेकर पाश्चात्य काव्यशास्त्र तक, इसके साथ प्राचीन साहित्य से लेकर अर्वाचीन साहित्य तक, उसके साथ साथ कविता से लेकर कथा साहित्य की आलोचना तक, ये जो उनकी रेंज है उसी के बारे में मैंने कहा कि वो किसी के लिए भी रश्क का विषय हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उनकी कोशिशों से 80 के दशक में साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन यह विकल्प सामने आया और उस पर एक उन्होंने पाठ्यपुस्तक तैयार की, जिसमें मुझे याद है कि अपने विद्यार्थी जीवन में हम लोगों ने पहली बार एलन सिंगवुड और टेरी ईगल्टन और ऐसे तमाम लोगों को, उसमें कम से कम 5 या 6 लेख थे, जिससे हमने पहली बार साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन को समझा। और मैंने इस बात पर गौर किया कि मिसेस जैन साहित्य के समाजशास्त्र में सिर्फ उनको शामिल नहीं करती जो उसके समाजशास्त्रीय अध्ययन के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो संरचनावाद को भी शामिल करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके एंटीथीसिस से भी आपको परिचित होना चाहिए। ये उनकी समझ थी। एक संपादक के रूप में मुझे लगता है कि उस किताब को भी आदर्श के रूप में सामने रखा जा सकता है, और उसकी जो भूमिका है वह साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन में लगे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए पहली निर्देशिका होनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। श्रीमती जैन को 2 साल पहले मैंने उनके साथ एक संगोष्ठी में शामिल होते हुए यह महसूस किया कि वो अब चीज़ें भूलने लगी हैं और दोहरा रही हैं। ये गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की एक संगोष्ठी थी, नामवर जी पर केंद्रित 2 दिन का उन्होंने आयोजन किया था, जिसके एक सत्र में मैं प्रोफेसर जैन के साथ था। ये ऑनलाइन प्रोग्राम था और मैं लगभग शॉक्ड हुआ ये देखकर कि वो बोलते हुए चीजें दोहरा रही थी। तो मेरी पीढ़ी के लोग जो प्रोफेसर निर्मला जैन को हमेशा इस रूप में देखने के अभ्यस्त रहे थे कि उनके व्यक्तित्व में और उनकी भाषा में एक तरह का आत्मनियंत्रण अद्भुत झलकता है। वो जो आपके सामने होती थी तो ऐसा लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। संभव है ये किसी को अच्छा न लगता हो, मुझे भी कई बार नहीं लगता था। बावजूद इसके जब वह नियंत्रण खोता हुआ दिखा मुझे, तो मैं आहत हुआ और मुझे पहली बार ये लगा कि अब शायद बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये 1991 की बात होगी जब मैंने उनकी पहली क्लास की थी। हम लोग
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में पढ़ते थे, एमए पास किया वहाँ से, और फिर एमफिल करने के लिए साउथ कैंपस चले गए। वहाँ विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, प्रोफेसर निर्मला जैन, ये 3 ऐसे लोग थे जिनका बड़ा आकर्षण था हम लोगों में। तो नॉर्थ कैंपस से 3 लोग गए थे, मैं था, नीरज थे हमारे एक मित्र जो इन दिनों जामिया में विभागाध्यक्ष हैं, और एक और दोस्त थे शैलेंद्र भारद्वाज। तो तिवारी जी और त्रिपाठी जी की क्लासेस हमने पहले भी की थी, लेकिन श्रीमती जैन की पहली कक्षा साउथ कैंपस में 1991 में की, और उनको पहली बार सुनते हुए मुझे ये लगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक चौंकने का विषय हो सकता है कि वो जो स्त्री भाषा का एक स्टीरियोटाइप आपके ध्यान में होता है उससे बिल्कुल अलग बोल रही थी। लगता नहीं था कि कोई स्त्री बोल रही है। मैंने उनके मुंह से जब पहली बार सुना किसी चीज के बारे में कि ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, तो मैं एकदम चौंक गया और लगा कि जैसे अंदर का जो स्टीरियोटाइप है वो टूट रहा है। उनकी ये उपस्थिति थी। बहुत तरह के अच्छे अनुभव उनके साथ रहे, बहुत तरह के बुरे अनुभव भी रहे। जो प्रशासनिक पदों पर रहते हैं लोग, उनके साथ बुरे अनुभव भी आपके होते हैं, ये संभव नहीं है कि न हो। और वो एक बहुत दक्ष प्रशासक थी, यह उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहते हुए दिखलाया था। मैंने कहीं लिखते हुए कहा कि जो प्रतिक्रियावादी और पुरुष स्त्री द्वेषी किस्म के लोग थे, उन्होंने उनके विभागाध्यक्ष बनने के बाद एक तरह की मुहिम छेड़ दी उनके खिलाफ, और श्रीमती जैन ने उसका डट कर मुकाबला किया। हमारी पीढ़ी तो खैर बाद में आई थी, लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रेम सिंह बैठे हुए हैं, द्वारिका प्रसाद चारुमित्र जी हैं, इन सब लोगों ने वो दौर देखा था जब वो संघर्ष विश्वविद्यालय में चल रहा था। तो हम उसके बारे में सिर्फ सुनते थे। उनको देखने के बाद ये समझ में आया कि जो हमने सुना था उसका क्या मतलब था। बहुत बार मैं बस अपनी जो व्यक्तिगत जो मेरा संबंध रहा उसके बारे में 1-2 बातें कहकर खत्म करूंगा, लोगों को बुलाना शुरू करूंगा। उनसे हम लोग थोड़ा डरते थे, ये सच्चाई है। नित्यानंद तिवारी जी से और विश्वनाथ त्रिपाठी जी से डर नहीं लगता था। साउथ कैंपस के उस कमरे में घुसते ही जब सिर्फ ये दोनों बैठे हो तो हम भी जाके बैठ जाते थे और बातचीत शुरू हो जाती थी। लेकिन प्रोफेसर जैन हो तो हम जाके खड़े रहते थे कि अगर बैठने के लिए कहा जाएगा तो बैठेंगे, नहीं तो लौट जाएंगे। बाद में भी बहुत बार उनकी तल्ख टिप्पणी सुनने को मिली। एक मौका याद आता है जब अर्चना वर्मा की किताब पर चर्चा थी नॉर्थ कैंपस के 22 नंबर कमरे में। मैं उनके साथ ही था, बोलने में पैनल में था मैं। तो शुरू में मैंने जो शिष्योचित संकोच हो सकता है उसका प्रदर्शन किया। ये कहा कि गुरु के सामने बोलने में डर लगता है, मैं वो भाषा नहीं बोल पाता हूं जो अन्यथा बोलता। फिर मैंने बताया कि मैंने किताब आधी पढ़ी है और उसके बाद अपनी बात रखी। आई वो तो उन्होंने पहली ही बात ये कही कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। चीनी नहीं, शक्कर। ये मुझे याद है कि अनुप्रास मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ी थी वो, उन्होंने बिल्कुल मैसेज क्लियर करने की बात की थी। चेला शक्कर हो गया। आधी किताब पढ़ के आया है। मैंने इस किताब का एक एक शब्द पढ़ा है और देखिए आधी किताब पढ़ करके आधे घंटे तक कितने आत्मविश्वास से बोल रहा है। तो उनमें ये जबरदस्त था, बहुत तल्ख तरीके से टिप्पणी कर सकती थी, बहुत ज्यादा पोल्हाती नहीं थी। पोल्हाना शब्द अगर आप लोगों ने सुना है तो समझ सकते हैं। ज्यादा सहलाती नहीं थी, लेकिन ख्याल बहुत रखती थी। और यह भी मैंने कई मौकों पर अनुभव किया। सारी बातें यहां कहने की नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद एक धक्का सा लगा और यह समझ में आया कि अब मैं भी उस उम्र में हूं जहां अपने उन शिक्षकों को जिनको बहुत तेजस्वी रूप में देखा है, उनको ढलते हुए देखूंगा, उनको इस दुनिया से जाते हुए देखूंगा। इसके लिए तैयार रहना होगा। तो मित्रों, हम सब लोग उनके बारे में अपनी यादें साझा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मेरे पास लगभग 18 लोगों की एक फहरिस्त है। हमें अधिकतम 7:30 बजे इस सभागार को खाली कर देना है। तो मैं समझता हूं कि 5 से 6 मिनट का वक्त
एक वक्ता को मिलना चाहिए, बहुत कम है। इसका हमें एहसास है कि बहुत कम है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा समय लेंगे तो इसका मतलब है कि किसी और के बोलने की बारी नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं बहुत संकोच के साथ ये प्रस्ताव दे रहा हूँ कि 5 से 6 मिनट में आप लोग अपनी बातें कहेंगे। सबसे पहले मैं इस सूची में संभवतः कनिष्ठतम बलवंत कौर को बुलाना चाहता हूँ। बलवंत नहीं आई हैं तो विभास आएंगे। आपका नाम सूची में है, क्या कुछ देर सोचने के लिए चाहते हो? हाँ, ठीक ठीक। तो हम लोग संजय सहाय जी से शुरुआत करते हैं। संजय सहाय आए और श्रीमती जैन के बारे में अपनी बात साझा करें। इसके बाद रामेश्वर जी। धन्यवाद संजीव। सबसे पहले तो मैं रचना जी का एक उनकी श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। वो आने वाली थी, उनकी बहुत इच्छा भी थी आने की, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाई हैं। तो रचना जी की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ मैं उनके बिहाफ पर यहाँ। मित्रों, निर्मला जी से मेरा परिचय राजेंद्र जी के मार्फत हुआ 1994 में, और एक दिन राजेंद्र जी ने शाम को कहा हम उठना बैठना कभी हौस खास वाले मन्नू जी के फ्लैट पर, तब राजेंद्र जी वहीं रहते थे, वहाँ से विस्थापित नहीं किए गए थे, और इसके बाद कभी हमारे घर पर बैठना। तो एक दिन शाम को उन्होंने कहा कि आज हम लोग निर्मला जी के यहाँ बैठेंगे। तो निर्मला जी की चर्चा अक्सर उनके मुंह से सुनी थी, लेकिन उत्सुकता भी थी। मेरा चूँकि विश्वविद्यालय से कोई नाता इस तरह का नहीं रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय से, कि मैं निर्मला जी ने मुझे पढ़ाया होगा या, तो हम गए वहाँ पर। लंबा रास्ता था, उन दिनों काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो धूल धक्कड़ भी बहुत होता था। लेकिन जब उनकी कॉलोनी में घुसे तो बड़ी एक पुरसुकूनी वहाँ पर छाई हुई थी। हम लोग पहुँचे फिर निर्मला जी के घर पर, और निर्मला जी का जो आतिथ्य है वो अद्भुत था। और वहीं बैठे बैठे फिर कई लोग आए, दामवर जी आए, उनके यहाँ अजीत कुमार जी आए, गंगा प्रसाद विमल, तो कई सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। और वो एक अपना बड़ी बढ़िया शाम उस दिन वहाँ पर बीती। और निर्मला जी का जो भोजन था और संजय जी की जो उनका जो शराब का स्टॉक था, तो हम लोगों ने खाली किया और फिर हम वहाँ से चले आए। धीरे धीरे वहीं पर उठना बैठना ज़्यादा होने लगा। तो देखता था कि अच्छा, निर्मला जी भया दोहन करना बहुत अच्छी तरह जानती थी। जब कभी उनको लगता था कि बात जरूरत से ज़्यादा हो रही है, तो नामवर जी को, राजेंद्र जी को, सबको, तो अब उनका ये होता था कि अब मुंह मत खुलवाओ राजेंद्र। तो मैं देखता था कि वो लोग बगले झांकने लगते थे। तो ये सब काफ़ी कुछ चलता रहा। कभी तीखी बहस भी हो जाती थी। तो एक बार ऐसी बहस हुई तो राजेंद्र जी बाहर निकले और कुड़ करते हुए जा रहे थे गाड़ी में। तो मुझसे अचानक झल्ला के बोले, भला हुआ ये हमारी समधिन नहीं बनी, नहीं तो जीना हराम कर देती। तो इस तरह के तमाम। और फिर 2-3 दिनों के बाद में फिर जो है वो कीड़ा काटने लगता था कि चलो निर्मला जी के यहाँ बैठना है। तो वैसी, जिसको कहते हैं वैसा प्रेम भाव और उस तरह का खुलापन और उस तरह की बहसें अब नहीं होती हैं। अब एक बार लोग रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, जिसको बिहार में रूस जाना कहते हैं।
तो काफ़ी लंबा रुसवाई चलती है लोगों की। लेकिन तब जो है वो कुछ मिनटों की बात होती थी, घंटों की, और वो सारी चीज़ें फिर वापस सहज हो जाती थीं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला बहुत कम उम्र के बावजूद कि मैं इन सब लोगों के संपर्क में, और ख़ासकर संजय जी के यहाँ, इसीलिए उस दिन जब थे तो संजय जी ने कहा कि अब उनके बचे हुए जो मंडली थी उनकी, उसमें से आप ही अंतिम व्यक्ति बचे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा। लाइन में लगे हुए हैं, हालांकि लाइन में तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन तो ये सब कुछ जो है उनके साथ में गया गई। जब हमारे सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हुआ तो राजेंद्र जी, नामवर जी, सब लोग, मन्नू जी, निर्मला जी, कोई पंकज बेस्ट, असगर वजाहत, सारे के सारे लोग, वो एक पूरा यहाँ से गया और 2-3 दिनों तक बड़ी मस्ती की थी हम लोगों ने। और वो जो सत्र चलते थे उनमें भी, और फिर सत्र के बाद जो घंटों उठना बैठना होता था, तो वो सब बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं मेरे जीवन में। और मुझे लगता है कि वो किसी भी, मतलब अगर आप यादों में जीना चाहते हैं तो वो यादें काफ़ी हैं। लेकिन राजन जी हमेशा कहते थे कि आपको जो है वो अतीत जीवी नहीं बनना चाहिए। निर्मला जी जब तक थीं तब तक थीं, और निर्मला जी की एक दबंग पर्सनैलिटी थी, और साथ ही उतनी ही ममतामयी भी थी। और ख़ासकर मेरे साथ, चूँकि मेरा अनुभव न यूनिवर्सिटी का रहा है न कुछ, तो मेरे निजी जीवन में भी निर्मला जी जो है उनका एक अच्छा दखल था, और वो एक घर की बुज़ुर्ग की तरह उन्होंने बहुत बार मुझे दिशा निर्देश दिया, गाइड किया, तो वो सारी चीज़ें रहीं। तो निर्मला जी को भूलना असंभव है, और निर्मला जी को हम सब, मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर अपनी बिल्कुल बहुत ही हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और समय चूँकि बहुत कम है, आपने सीमा लगा रखी है, नहीं तो कहने को तो इतनी सारी बातें याद आ रही हैं कि आदमी उसमें गोते लगाता रहे और उसका रस लेता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर राय साहब, और इसके बाद निर्मला जी के पुत्र संजय जैन जी। मैडम निर्मला जैन मेरी गुरु, मेरी संरक्षिका और मेरी पहचान तीनों एक साथ थीं। हम लोग सामान्यतः बातचीत में आकाश धर्मा गुरु की चर्चा करते हैं। वे आकाश धर्मी धरती थीं, एक ऐसी धरती जिसमें आप चाहें तो आलू हो जाएं और चाहें तो देवदार और पीपल के वृक्ष भी। शिष्य के होने की छूट मैडम में जिस तरह से थी बहुत कम लोगों में है, और इसका कारण मैंने समझने की कोशिश की। उस दौर में शीत युद्ध अभी लगभग खत्म जैसा हुआ था, लेकिन कोयले की चूल्हे की तरह गर्मी अभी खत्म नहीं हुई थी, तो चीज़ें अभी कुछ थीं। एक ऐसे दौर में जब एक आलोचक और बुद्धिजीवी के रूप में हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी हैसियत तय करने के लिए किसी संगठन से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं अनिवार्य हो, उसमें वो अकेली थीं जो बगैर किसी संगठन के खड़ाऊं के और बैसाखी के न केवल खड़ी रहीं बल्कि अपनी पहचान भी उन्होंने स्थापित की और मुकम्मल की। जो आदमी बंधा नहीं है, ख़ास तौर पर मैं अध्यापकों के लिए कह रहा हूँ, जो बंधा नहीं है वही मुक्त कर सकता है। बंधन में होना दूसरों में गुलामी पैदा करती है।
इस अर्थ में मैडम ने कभी भी किसी ढांचे में ढालने की कोशिश नहीं की। आप जो हो सकते हैं उस होने की आज़ादी उनके यहाँ मौजूद थी। अकादमिक दुनिया में मोटे तौर पर हमारी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं और विचारधाराओं के अपने फैशन भी होते हैं। फैशन से बचना आसान नहीं होता। ये वो दौर था जिसमें स्त्री विमर्श एक सम्मोहनकारी फैशन के रूप में हिंदी की दुनिया में उतरा था। मैं अपने तमाम गुरुओं को जानता हूँ। वे पतंग की तरह हवा में उड़े। मैडम मेरे गुरु भी हैं और उनकी एक व्यापक उपस्थिति भी है। वो पहली आलोचक और बुद्धिजीवी थीं जिन्होंने स्त्री विमर्श को सिरे से खारिज किया, और यह आसान नहीं था। मैडम जानबूझकर युद्ध लड़ती नहीं थी, लेकिन अगर युद्ध आ गया है तो युद्ध को योद्धा की तरह लड़ती थी, और उनके लड़ने की शैली त्रेता युग की नहीं थी, द्वापर की थी, कृष्ण वाली शैली। अगर लड़ना है तो जीतना है, क्योंकि उस लड़ाई की एक बेहद नैतिक प्रामाणिक जमीन उनके पास थी। इसलिए लड़ना केवल लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि लड़ना जीतने के लिए है। और इस तरह से जब नामवर जी थे, राजेंद्र यादव थे, नगेंद्र जी थे, वैसे माहौल में, और जो पूरा का पूरा मॉडल टाउन रचनाकारों और बुद्धिजीवियों से लहलहा रहा था, वैसे दौर में आज मैं कह रहा हूं कि एक स्त्री की अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना ये अपवाद किस्म की घटना और अपवाद किस्म की स्थिति है। इसलिए मैडम की 3 चीज़ें जो मुझे बहुत साफ तौर पर प्रभावित करती हैं, शायद कुछ चीज़ें छलक के हो सकता है कि मेरे भीतर आई हों। एक तो ये है कि जो आपको ठीक लगता है उस ठीक लगने का निर्वाह करें। दूसरा ये कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। उस खुलेपन की परछाई, जैसे संजीव कह रहे थे, काव्यशास्त्र, कथा साहित्य और कविता की दुनिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुछ बेहद ज़रूरी, महत्वपूर्ण, स्थायी महत्व के अनुवाद किए। तो एक अनुवादक के रूप में, कथा आलोचक के रूप में, कवि आलोचक के रूप में, और फिर आप देखें कि उन्होंने न केवल ज़माने में हम लिखा, बल्कि दिल्ली की कथा भी लिखी। इसलिए मैडम को पढ़ना, समय को पढ़ना है, एक विचार को पढ़ना है और एक व्यक्तित्व को पढ़ना है। समय, विचार और व्यक्तित्व के यह त्रिवेणी एक दुर्लभ संयोग है जो मैडम में थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका विद्यार्थी रहा, और ऐसा माना जाता है कि जब उनकी स्मृति कमज़ोर हो गई थी तब केवल एक आवाज़ वो पहचान पाती थी, और वो आवाज़ मेरी थी। ये मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। संजय जी ने आखिर में बोलने की इच्छा व्यक्त की है, तो प्रेम सिंह जी से माफ़ी मांगते हुए अचानक बुला रहा हूँ। प्रेम सिंह जी के बाद अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब। हाँ, बहुत से साथियों की तरह मेरी भी शिक्षिका थी मैडम। मैं उनके निधन के
करीब 10-12 दिन पहले ही मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हमारे हिंदी के शिक्षक साथी अश्वनी के साथ उनसे मिलने गया था। उनके कमरे में ही हम बैठे और करीब 1-1.25 घंटा खूब गपशप हम लोगों ने की। मुझे पता था पहले भी मुलाकात हमारी हो ही रही थी, क्योंकि मैं भी गुड़गांव में हूँ। तो जब मज़ेदारी की रो में बातें हुई तो स्मृति वाली बात एकदम ख़त्म हो गई, मैंने नोटिस किया। और उन्हें सब कुछ जैसे ना याद आ गया और सारी बातें होती रहीं। मेरा उनसे संबंध एमए में ही हुआ। मैं एमफिल और पीएचडी में ग्वायर हाल में आ गया था। मैडम माल रोड पर रहती थी, तो कई कामों से, कई कारणों से अक्सर उनके पास मेरा आना जाना रहता था। और जो संजीव कह रहे थे, मुझे उनसे पहले उनकी एक अलग तरह की भाषा का परिचय हो गया था। किसी संदर्भ में वो कह रही थी, गई भैंस पानी में। तो मुझे भी, मैं थोड़ा यंगी था, तो जैसा हम लोगों का स्वभाव बनता है अपने समाज में, स्त्रियों की छवि को लेकर के, उनकी अभिव्यक्ति को, शैली को लेकर के, तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा और फिर एक नए सिरे से हम मैडम की भाषा को समझने लगे। खैर, मैडम के बारे में 3 बातें मैं बहुत संक्षेप में यहाँ रखना चाहता हूँ कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में भी दिल्ली की प्रतिनिधि शख्सियत थी। वे दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में स्कूली जीवन उनका हुआ, उच्च शिक्षा हुई, वहीं उनका अध्यापन हुआ। और किताब भी उनकी है, शहर दर शहर दिल्ली, जिसमें आज़ादी के कुछ पहले से ही दिल्ली का पूरी 20वीं सदी का एक इतिहास हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि शहर व्यक्ति के भीतर भी आ जाता है। तो जब मैंने शहर दर शहर दिल्ली पढ़ा और फिर निर्मला जी के व्यक्तित्व से उसे थोड़ा जोड़ने की कोशिश की, तो जिस तरह का परिचय का व्यापक दायरा श्रीमती जैन का था, मैंने अभी तक अपने किसी शिक्षक का नहीं देखा है। और शायद दिल्ली शहर के बारे में भी ये सच्चाई है कि दिल्ली शहर में न जाने कितने परिचय एक साथ रहते हैं। भारत के तो रहते ही हैं, विदेश के भी रहते हैं। अगर दिल्ली के अतीत को भी देखें तो उस दौर के भी रहते हैं। दूसरी बात मुझे ये लगती है यहाँ कहने के लिए कि हिंदी की आलोचना, हम सभी जानते हैं, हमेशा आइडियोलॉजी रिडन रही है। और जिस दौर में मैडम लिख रही थी, पढ़ा रही थी, वो बहुत तरह की बहसों का दौर था। मुझे यही लगता है कि उनकी आलोचना में भरसक एकेडमिक दायरे तक सीमित रहना और उसे छात्रोन्मुख बनाना। अभी यहाँ मेरे एक विद्यार्थी बैठे हैं, उन्होंने बताया, ज्ञान प्रकाश ने, कि मेरा परिचय उनसे, वो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, मेरा परिचय उनसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाली उनकी किताब से हुआ था। तीसरी बात ये है कि ठीक है, निर्मला जी ने स्त्री विमर्श को अपनी पहचान बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ये तो थोड़ा देखना ही चाहिए कि उनकी शख्सियत और उनका लेखन,
स्त्रीवाद के जितने शेड्स हैं वो कोई मोनोलिथिक चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे शेड्स हैं और वो बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी है। तो उसमें मैडम की शख्सियत और मैडम का लेखन कहाँ आता है, और जो भी उनका योगदान रहा है एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रशासिका के रूप में और एक लेखिका के रूप में, अब उनकी स्मृति में उन्हें अब अच्छी तरह से खंगालते हुए एक स्मृति पुस्तक तैयार करवाई जाए तो ये स्मृति सभा और ज़्यादा सफल होगी और ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। मैं अपनी श्रद्धांजलि मैडम के प्रति समर्पित करता हूँ। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, और उसके बाद अब शायद विभास बोल सकते हैं इनके बाद। निर्मला जैन के लेखन पर बोलने का ना ये अवसर है, ना मुझ में ऐसी क्षमता है। उनकी कुछ स्मृतियाँ हैं, उन्हें ही साझा करने का समय है। निर्मला जैन को पहली बार मैंने देखा और सुना तब जब मैं नया नया दिल्ली आया हुआ था। ये सन 1984 की बात है। तो उन दिनों मैं जामिया इतनी बड़ी संस्था नहीं थी, छोटी संस्था थी, तो कक्षाएं 1 बजे के बाद बंद हो जाती थी, सब कुछ बंद, फ्री हैं आप कहीं भी जाइए। तो हम लोग निकल जाते थे शहर में इधर उधर। तो एक दिन सूचना मिली कि जेएनयू में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर संगोष्ठी हो रही है। चल पड़े डीटीसी की बस। जेएनयू पहुँचे तो भोजन के बाद वाला सत्र जो है ये आरंभ हो चुका था। ओल्ड कैंपस के किसी हॉल में था। तो अभी बाहर ही मैं था कि अंदर से आवाज़ बोलने की जो आ रही थी, तो मैं चौंका। मेरे ज़हन में आया कि ये महादेवी वर्मा आई हुई हैं क्या, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई मैंने की है। तो इलाहाबाद में महादेवी वर्मा को बहुत बार सुना था व्याख्यान उनके। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो भ्रम है, क्योंकि महादेवी जी की जो आवाज़ थी उसमें पौरुष, अगर पर्दा लगा दिया जाए और पीछे खड़े होकर बोले तो लगता था कोई पुरुष बोल रहा है। इसके ठीक विपरीत पंत जी थे, अगर पर्दे के पीछे से बोलते थे तो लगता था स्त्री बोल रही है। तो मैंने कहा नहीं, ये महादेवी जी नहीं हो सकती। तब तक अंदर पहुंच गए। मैं पहचानता तो था नहीं। एक जगह कहीं पीछे सीट मिल गई तो मैं बैठ गया। मैंने पूछा कि कौन है। मंच पर जो लोग बैठे थे उन्होंने सिर्फ नामवर सिंह को पहचानता था मैं। तो मुझे बताया गया कि निर्मला जैन है। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर वैसा व्याख्यान मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि ये भी सच है कि आलोचना या आलोचकों पर संगोष्ठियाँ होती कहाँ हैं, कविता पर होती हैं, कहानी पर होती हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जो व्याख्यान था निर्मला जी का, उसको मैं सुनता रहा। तो एक शब्द आया मेरे दिमाग में कि ये तो क्या शब्द दें, आलोचना कहें, विश्लेषण कहें, विवेचन करें, तो नहीं। तो मुझे एक शब्द आया कि ये अवगाहन है। यहाँ शुक्ल जी हैं और निर्मला जैन हैं, बीच में मुझे लगता था कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। खैर अब वो संगोष्ठी
की बात हो गई, समाप्त हो गई। अब मेरे मन में ये इच्छा जागने लगी कि मैं दोबारा कब सुनूंगा निर्मला जैन को। खैर वो इच्छा बनी रही, वो अवसर तो नहीं आया। लेकिन इस बीच एक विचित्र सी घटना घट गई। कुछ अरसा बीत गया, उन्हीं दिनों हंस का पुनर्प्रकाशन शुरू किया था राजेंद्र यादव ने। तो जाहिर है कि वो राजेंद्र यादव के यहाँ हंस के कार्यालय में जमावड़ा रहता था साहित्यकारों का। हम भी निकलते थे तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो एक दिन मैं और हम का मतलब मैं और असगर बजात, हमने खूब सड़कों की धूल फाँकी है दिल्ली की। तो एक दिन हम पहुँच गए वहाँ, तो देखा वहाँ निर्मला जैन भी बैठी हुई थी। खैर थोड़ी देर तक बैठे रहे, गपशप होता रहा। उसके बाद राजेंद्र जी जाने के लिए तैयार हुए, तो बाहर निकले हम लोग। तो राजेंद्र जी का ड्राइवर खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, जहाँ कहिएगा मैं उतार दूँगा। अब गाड़ी चल पड़ी, तो कहानी पर कुछ बात करने लगे राजेंद्र यादव और असगर बजात। तो वो किसी यादव जी ने कहा कि नए रचनाकार अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं काफ़ी, लेकिन आलोचकों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो फिर ये बात आई कि अरे इसी पीढ़ी में से कोई आलोचक निकलेगा, तब जाकर मूल्यांकन करेगा। अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक निर्मला जैन ने मुझे लक्ष्य करके पूछा, तुम्हें किसमें संभावना नज़र आती है? अब मेरी कमबख्ती है कि मैंने एक दो नाम ले दिए। अब तो चेहरा देखने लायक था निर्मला जैन का, एक झुंझलाहट उनके चेहरे पर। अब बोल कुछ नहीं रही हैं, लेकिन वो झुंझलाहट बहुत कुछ कहती थी। बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे नाम उम नहीं लेना चाहिए थी, बहुत गलती हो, बचकानापन था ये। व्याख्यान सुनने के लिए फिर मैं लालायित रहने लगा, लेकिन दिल्ली में इतने कार्यक्रम होते थे, कहीं अवसर मिला ही नहीं। फिर मेरा भी आना जाना कम हो गया संगोष्ठियों में। बहरहाल एक दो बात और करके ख़त्म कर दूंगा। जब मैं विभागाध्यक्ष हुआ, तो ये सन 2009-10 की घटना है। तो विभाग में एक्सटेंशन लेक्चर वगैरह होते हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार शुक्ल जी पर व्याख्यान सुना, उसके बाद से कुछ सुने ही नहीं, तो निर्मला जैन को बुला लेते हैं। तो लोगों ने कहा अरे वो आती जाती होती नहीं कहीं, कह वो मना कर देती हैं, वो मना कर देती हैं। मैंने एक सहयोगी से कहा कि संपर्क तो कीजिए, बताइए, शायद आ जाए। भाई नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। पता चला कि वो तैयार हो गई आने के लिए। मैंने कहा तिथि समय सब उन पर छोड़ दीजिएगा, विषय भी उन पर छोड़ दीजिएगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं की। बहरहाल वो निश्चित तिथि पर निश्चित समय पर आ गई, विषय नहीं बताया। अब जब बोलने का आया, मैं लेकर चला उनको, तो मैंने कहा ये तो बता दीजिए किस विषय बोलेंगे आप। उन्होंने कहा हो तो तुम कथाकार, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी रुचि मध्यकाल में है, तो मैं मध्यकाल पर बोलूँगी। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब बैठ गए, मैं अगल बगल हम लोग सब खचाखच भरा हुआ, इससे दुगने लोग रहे होंगे। अब मैं लगा सोचने की मध्यकाल पर क्या बोलेंगी, क्योंकि आमतौर पर मध्यकाल पर जब बोलते हैं लोग, तो या तो कबीर पर केंद्रित हो जाते हैं या तुलसीदास पर। मौलिक मोहम्मद जैसी तो रहे, भले मध्यकाल में हुए हों, लेकिन सूफी काबे के खाते में उनको डाल दिया गया है। बाहर आप निर्मला जैन शुरू हुई। अब शुरू हुई, मैं लगा सोचने की ये किधर जा रही हैं, देखता हूँ। वो आ गई सूरदास पर, और सूरदास पर बोलने लगी साहब। लगभग 1 घंटा सूरदास पर बोली। सूरदास पर भी ऐसा व्याख्यान मैंने पहले नहीं सुना था। तो अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने जिक्र किया पेस्टोरल सिविलाइजेशन के कवि थे सूरदास, पशुचारण सभ्यता। ये वो तो जब खत्म हो गया कार्यक्रम, बाहर निकलने गए, तो मैंने सोचा चुटकी लूँ थोड़ा सा, तब तक आदत पड़ गई थी बहस करने की। तो चुटकी लेते हुए मैंने कहा पशुचारण सभ्यता ने दुनिया को अनेक महापुरुष दिए हैं,
जिनमें कुछ तो ऐसे हो गए हैं जिनके नाम पर धर्म चल पड़े हैं। तो सूरदास के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे देखती है मुझे, कहती है तुम्ही ने प्रश्न उठाया है, तुम्ही इसका उत्तर ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे सूचित कर देना। अब कहाँ तो मैं सवाल का उत्तर ढूंढता और कहाँ मैं उनको सूचना देता। लेकिन इससे लगा कि देखिए वो हल्के में कुछ नहीं लेती थी, वो एक इतनी गंभीरतापूर्ण, ये भी इतना गंभीर प्रश्न था, क्या उत्तर दें? कोई उत्तर नहीं। बहरहाल उसके बाद तो बहुत बार मिलना जुलना हुआ, व्याख्यान नहीं सुनने को मिला। नामवर से जिसे असहमत होते हुए एक बार देखा उनको मैंने हैदराबाद में, उनके सामने वो बैठे हुए हैं और सामने उनके विरोधी बहुत थे नामवर जी के, उनके विरोधियों की बातें मैंने बहुत सुनी हैं। असहमति और विरोध में अंतर है, और असहमति का साहस और होना चाहिए और असहमति का विवेक भी होना चाहिए। ये दोनों गुण निर्मला जैन में थे, साहस भी था और विवेक भी था। अब अंतिम बात ये कि जब ये पुस्तक आई, ज़माने में हम आत्मकथा उनकी, तो पुस्तक पढ़ी मैंने, कहा आप सब जानते हैं क्या क्या है उसमें। तो उसमें जहाँ जो विश्वविद्यालय की राजनीति से मुझे क्या लेना देना, व्यक्तिगत जीवन उनका व्यक्तिगत जीवन है, साहित्य पर जो केंद्रित भाग है जिसमें पुरस्कार को लेकर जो ताल टिकड़म होते हैं और जिसमें बहुत ही बारीकी से बता दिया गया है कि पुरस्कार रचना को कभी नहीं दिया जाता, हमेशा रचनाकार को दिया जाता है, तय रचनाकार होता है, रचना वचना सब बेकार की बातें हैं। बहरहाल उस अंश में मेरी कुछ असहमतियाँ थीं और कुछ आपत्तियाँ भी थीं, मैंने लिख दिया, वो एक पत्रिका में छप भी गया। अब जिन्होंने पढ़ा वो मुझसे कहने लगे कि क्या पड़ी थी तुम्हें ये सब करने की? मैं क्यों? कहने खामखा क्यों दुश्मनी मोड़ ले ली? मैंने कहा दुश्मनी? ये दुश्मनी क्या होती है? साहित्य में कभी दुश्मनी दोस्ती होती है? लेकिन कहा फंस गए तुम। अब मैं डरा तो नहीं लेकिन चिंतित हो गया। जब कोई बहुत आत्मीय व्यक्ति के बारे में लगे कि वो तो नाराज़ हो गया होगा तो चिंतित होना स्वाभाविक है। तो मैं चिंतित हो गया कि अब आमना सामना होगा तो क्या होगा, शायद मैं नमस्ते करूँगा तो मुँह फेर लें, जवाब ही न दें। बहरहाल जल्दी ही आमना सामना हो गया। अब वो कहाँ हुआ? इसी जगह, इसी हॉल में। एक दुखद प्रसंग था, केदार जी का निधन हो गया था, उनकी स्मृति में यही सभा थी। उस दिन बहुत भीड़ थी। मैं आया अंदर तो जगह तलाश रहा था मैं बैठने की। अचानक आवाज़ आई, इधर आओ। मैंने मुड़ कर देखा तो निर्मला जैन थी। वो इधर बैठी हुई थी एक जगह, बगल में उनका कुछ परसों से कुछ रखा था, उसको हटाया और उनसे कहा यहाँ बैठो, इशारा किया। कोई बोल रहा था, मैं बैठ गया। मैंने कहा अब खैर नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकल कर। अब साहब संयोग ये क्या बोलने के क्रम में विश्वनाथ त्रिपाठी को बुलाया गया, वो आए तो अपनी जो बात रखी त्रिपाठी जी ने, उसमें एक बात रखी कि केदार जी तो कवि थे लेकिन वो कहानी के किरदार भी थे, और इसीलिए उन पर एक कहानी लिखी गई है। उसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, वो यहाँ बैठे हुए हैं। निर्मला जैन मुझसे कहती हैं अब तुम्हारा नंबर है। मैंने कहा मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने सोचा कि कैसे मेरा नंबर आ जाएगा, उनसे कहा कुछ नहीं, मैं चुप रहा। लेकिन उनकी बात सच निकली। त्रिपाठी जी जैसे ही बोल काटे मुझे बुला दिया संचालक महोदय ने। बाहर मैंने जो बोलना था कहानी के बारे में बोल बाल दिया। बाहर जब निकले तो मैं जानबूझकर उनके सामने देखे, डांटें फटकारेंगी क्या कर रही हैं, कुछ भी नहीं, वैसे ही सहज सरल सौम्य, उस साक्षात स्नेह और ममता की मूर्ति को मेरी श्रद्धांजलि, मेरा नमन। माफ़ कीजिएगा, मेरी गलती थी कि मैंने ये शुरुआत नहीं की। अब विभास की बारी है, विभास आएंगे, उसके बाद
दिव्य रमेश जी। मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं पहले मैं बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं था। एक तो मेरा उतना ज़्यादा उनके साथ संपर्क नहीं था कि मैं इस समय कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनके प्रति जो मेरे मन में भाव है उसको लेकर मुझे लगा कि मुझे बोलना ही चाहिए। मैडम जैसे उनके बहुत सारे शिष्य आए हुए हैं, मैं उनमें सबसे कनिष्ठ शिष्यों में से एक हूँ, इसलिए बाकी लोग तो सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हम लोगों ने उनके बारे में सुना ज़्यादा था उनसे मिलने से पहले, उनको देखने से पहले, और यही सुना था कि डॉक्टर नगेंद्र के बाद हिंदी विभाग में सबसे प्रतापी जो विभागाध्यक्ष हैं उनमें वो हैं, और उनका प्रताप दिखता था। एक घटना मुझे याद आती है, साउथ कैंपस में सेमिनार हो रहा था, मंच पर श्यामाचरण दुबे, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे और मैडम बैठी हुई थी, और तीनों अपना वक्तव्य देकर जब बैठे और तीनों ने अपनी पाइप निकाल ली और वहाँ पर तीनों पाइप पीने लगे, और बीच में निर्मला जैन अकेले बैठी हुई थी, और वो एसी कमरा था, और तीनों तीन तरह की वेशभूषा में थे। श्यामाचरण दुबे सूट में थे, मैनेजर पांडे धोती कुर्ते में थे, और राजेंद्र यादव कुर्ता पजामा में थे, लेकिन तीनों के मुंह में पाइप जो था वो बड़ा ही सजीला पाइप था, और हम लोग के लिए ये बहुत मनोरंजक दृश्य था। एकाएक मैडम उठी और उन तीनों को कुछ न कहने के बजाय एसी बंद करवाया, खिड़कियां खुलवाई और कहा कि यहाँ पर क्या इन लोगों ने मचा रखा है, यहाँ पर पूरा ये है, बंद करो बंद करो, सब कुछ बंद करो। और पहली बार हमने देखा कि इतने लोगों को इस तरह से कोई डांट सकता है तो मैडम ही है। तो ये व्यक्तित्व उनका था जिससे परिचय था, वो किसी को भी गलत बात पर डांट सकती थी। और मैं उन लोगों में से हूँ जिनके संपर्क बहुत कम रहा है, लेकिन मुझे उनकी बहुत कस करके एक बड़ डांट मिली है तमाम लोगों के सामने। मैं उसी प्रसंग के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, और उसके बाद जो हुआ उसको भी बताना चाहता हूँ। हम लोग साउथ कैंपस में जाते थे और उन दिनों वहाँ पर नाटक वगैरह पढ़ रहे थे। सत्येंद्र तनेजा के प्रयास से हम लोगों ने उस नाटक का जो एक होता है वाचन, वह करना शुरू किया था, और उस वाचन का एक प्रदर्शन हुआ, और उस प्रदर्शन में बाहर से भी लोग आए थे और वह बहुत पसंद किया गया। और उसके बाद हुआ कि चूँकि हम लोग का वाचन इतना अच्छा था कि कविता का वाचन हम लोग करें, और एक संस्था थी जो कविता का वाचन करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं। उस वक्त साउथ कैंपस के प्रभारी नित्यानंद तिवारी थी, हम लोगों ने उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने कहा ठीक है करो, और सबको निमंत्रण दे देना उस कार्यक्रम का। और जब निमंत्रण देने के लिए मैं उस वक्त वो साउथ कैंपस के हॉस्टल, जो लड़कियों का हॉस्टल था, उसका प्रोवोस्ट थी, तो वहाँ गया तो वो मिली नहीं, किसी कारण से पता चला कि वो नहीं है। 2-3 बार मैं गया, फिर मैंने एक कागज़ पर एक निमंत्रण पत्र, मुझे लगा कि उनको बताना चाहिए, रख दिया और मैं चला आया। और अगले दिन कार्यक्रम हुआ तो मैडम नहीं आई, और खबर आई कि मैडम ऊपर विभाग में तो हैं लेकिन नीचे नहीं आना चाह रही हैं। मतलब जिसको कह सकते कि धड़कन मेरी रुक गई, और मुझे लगा कि अब क्या होगा। किसी तरह से वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद सब ऊपर गए बाकी लोगों के साथ जो आमंत्रित लोग थे। मैडम वहाँ थी, पूछा तिवारी जी ने कि आप आई नहीं, तो उन्होंने कहा कि आमंत्रित किया ही नहीं जाएगा तो मैं कैसे आऊँगी। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा मैडम आपसे मैं 2-3 बार गया था मिलने, आप मिली नहीं थी। तो मैंने बोले हाँ तुम्हारी चिट मिली थी, मुझे चिट भिजवा कर तुमने रख दी थी वहाँ पर। और उसके बाद मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे और भी लोग थे। मैं पीछे देखा तो सारे लोग निकल करके गायब थे, मैं अकेला वहाँ था। और 2-3 मिनट तक उन्होंने कि तरीका नहीं आता है, कैसे कार्यक्रम करना चाहिए, इस पर बोला, जो कि मैं मतलब मुझे शब्द नहीं याद है, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति, मैं परेशान था। उसके कुछ दिनों के बाद पता चला कि लेडी श्री राम कॉलेज में एक टीचर हैं, वो कह रही थी कि वह हम भी अंधा युग नाटक था जो मैडम ही हमें पढ़ाती थी, और उसी का वाचन हमने किया था, और वो चाहते थे कि हमारी टीम वहाँ पर आकर करे। और हमारी टीम में एमए में चूँकि अलग थे तो एलएसआर से भी एक सदस्य थी, उसने शायद कहा होगा और वहाँ से आए। मैंने कहा कि मैं अब कोई कार्यक्रम नहीं करने जा रहा, मैं भर पाया, सब कुछ है।
उसके कुछ समय के बाद मुझे खबर मिली कि मैडम मुझे बुला रही हैं। उसके बाद उन्होंने, मैं फिर डरते डरते गया और एक अजीब सा दृश्य था कि मैडम अपने वहाँ पर, वो रूप मैंने नहीं देखा और मुझे लगता था कि मैडम बहुत संभ्रांत और उस किस्म की हैं। वो गेहूं सुखा रही थी वहाँ पर अपने लॉन में, गेहूं तो मतलब जस्ट देख रही थी, और उनका वो घरेलू रूप की एकमात्र झलक उस समय मैंने उस समय तक देखी थी। उन्होंने कहा आओ आओ, और इस तरह से बुलाया जैसे मैं उनका बहुत प्रिय शिष्य रहा हूँ। पता नहीं क्या आवाज आ रही। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे बुलाया और कहा कि एलएसआर वाले जा रहे हैं, तुम जा रहे हो वहां पर बोलने के लिए, जाओ और जमा कराओ, दिखाओ हम लोग कितने अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छा। मैं चौंक गया, बोले मैडम आप, बोले कि अरे उस दिन मैं तुम्हें नहीं डांट रही थी, मैं कुछ और लोगों को डांट रही थी। और बताया उन्होंने कि जो लोग आए थे उनमें से कोई ऐसा था जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और वो साउथ कैंपस में कैसे आ गया इस बात से उनको बहुत नाराजगी थी। तो उन्होंने अपनी नाराजगी अब उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद कहा, लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत यह ऐसा था कि मैं उनसे एक थोड़ी सी दूरी बनाने लगा कि मैं उनके बहुत नज़दीक नहीं जाऊं। लेकिन उसके बहुत दिनों के बाद जब सब लोग, आप लोग जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी मिलने की जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों से मैं भी दो चार हो रहा था। और वो एक बार मिली और पता चला कि एक जगह पर मैं हो सकता है जाऊं, बल्कि मैं कह ही देता हूं, यहाँ पर हिंदू कॉलेज में रामेश्वर राय इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ सकते हो। और उस समय मैडम मुझे मिली और मैडम ने मुझे कहा, और उन्होंने इतने काफ़ी देर तक मुझसे बात की, और ऐसा लगा कि मुझे वो मेरे लिए बहुत परेशान है, मेरे लिए सोच रही हैं कि मुझे नौकरी क्यों नहीं अभी तक मिली है, और मेरे लिए वह बहुत अप्रत्याशित था। और उस वक्त उन्होंने एक बात और कही थी, बोली थी कि उनको ये लगता था कि जो अच्छे लड़के हैं वो उनके साथ काम करें, और मुझे वो अच्छा लड़का मानती थी, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था। शायद उस घटना का भी असर रहा होगा जो पहले एमए के दौरान घट चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ काम करते तो तुमको ये भटकना नहीं पड़ता, जो मैं सोचता हूँ कि एक तरह से वो सच कह रही थी, उतना भटकना शायद नहीं पड़ता, लेकिन अब जो हो जाता है वो तो हो ही जाता है, और वो होता तो शायद मैं जो हूँ वह भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे बहुत ही प्रेम से जब भी मिली, और एक बार और हल्की सी डांट उनकी मिली, मैं उसके बारे में बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। उन दिनों हंस में मैं था और कुछ चीज़ें देखता था, खासतौर पर अंतिम जो शक्ल जाती थी तो भाषा वगैरह थोड़ा बहुत। तो किसी की ऑबिचुअरी गई थी, और उस ऑबिचुअरी के बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सही बात है, कोई मर जाता है तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतना भी महान नहीं बना देना चाहिए, अनादर बस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी तो तटस्थता बरतनी चाहिए किसी के बारे में जिसको शायद वो नहीं पसंद करती थी। मैं मैडम को इन्हीं शब्दों के साथ, उन्होंने क्लास में उनसे उतना नहीं सीखा जितना बाहर उनके व्यक्तित्व से सीखा। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1969 में एमए की थी, और 70 से मैं लेक्चरर हुआ था। सांध्य कक्षाओं में मैं पढ़ता था। तो दिन में सिर्फ प्रोफेसर नगेंद्र के बारे में मुझे मालूम था, और उनसे अनुमति लेकर के मैं उनकी कक्षाओं में भी जाता था, और सुनने में आता था कि प्रोफेसर निर्मला जैन भी हैं जो पढ़ाने आती हैं, और ख़ासतौर से पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाती थी। और तब उनकी एक पुस्तक बाद में जो आई उदात्त के विषय में, जिसमें भारत भूषण अग्रवाल भी साथ थे, उनके सहयोगी, उसको पढ़ने का अवसर मिला। मैंने कई रूपों में देखा है। मेरा एक लेख है जो
पाखी विशेषांक में छपा, मैं पाखी विशेषांक की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ना चाहिए कि उसमें 40 के करीब लेख हैं। और अभी कुछ ही महीने पहले वो अंक आया था और उसके संपादक पंकज शर्मा को बड़ा आघात पहुंचा था कि बहुत लोगों को उन्होंने आग्रह कहा था कि प्रोफेसर निर्मला जैन पे लिखिए, और उन्होंने टरकाया, नहीं लिखा। उसमें वो लेख मैंने लिखा था जिसमें हमारी गुरु, हमारी संरक्षक, हमारी शब्द इसलिए प्रयोग किया कि मेरी पत्नी भी उनकी शिक्षा रही, बल्कि मुझसे पहले रही, लेडी श्री राम कॉलेज में। 1972 में मेरा विवाह हुआ और उसमें प्रोफेसर निर्मला जैन आई थी, और मुझे पहली बार ऐसा लगा था, मैं गांव देहात से आता था और जैसा उस समय रिवाज था कि जो उपहार मिलते थे वो या तो रुपए के रूप में मिलते थे या तो कुछ वस्तु के रूप में मिलते थे। पहली बार देखा था कि प्रोफेसर निर्मला जैन ने पुस्तक के रूप में उपहार दिया था, और ये मेरे लिए बड़ी चौंकने वाली बात थी कि कोई पुस्तक भी देता है शादी ब्याह में। वो पुस्तक आज तक हमारे पास है। मेरी एमए में प्रथम श्रेणी आई थी और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैंने फेसबुक पे डाल दिया, मैं उन सौभाग्यशाली कुछ कम विद्यार्थियों में से या लेखकों में से हूँ जिन पर प्रोफेसर निर्मला जैन ने लेख लिखा। दिव्य होने की सार्थकता मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, मेरी मुझ पे जो पुस्तकें उसमें भी वो है। उसमें उन्होंने किस प्रकार से मेरा परिचय उनसे हुआ और किस प्रकार से उन्होंने मुझे अपनाया, इस सब की पूरी कहानी, और मेरे साहित्य के बारे में तो है ही, और उसमें वाणी प्रकाशन छपने वाली पुस्तक या राजकमल से उन सब का जिक्र भी है। मैंने उन्हें बहुत ही अनुशासन प्रिय देखा, एक विदुषी के रूप में देखा, गलत से समझौता नहीं करना है ये देखा, आत्मीयता और सम्मान क्या होता है ये देखा, लेकिन आत्मीय और सम्मान के साथ गलत के साथ समझौता नहीं करना है ये भी देखा। क्योंकि एमए प्रथम श्रेणी आ गई थी तो मैं लेक्चरर लग गया था, उन दिनों विश्वविद्यालय में ऐसी प्रथा थी, तो मुझे शोध करने, पीएचडी का शोध करने के लिए काफ़ी समय लग गया। मैं तो बहुत सालों बाद की थी, और उस समय प्रोफेसर निर्मला जैन का ही एक तरह से संकेत आया था कि मेरे साथ कीजिए। ये बात उन्होंने उस लेख में भी लिखी है जिसमें जो मुझ पर लिखा है उन्होंने, और कहा कि डॉक्टर नगेंद्र से जाकर के विषय ले लीजिए। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा किस में रुचि है, मैंने कविता में, कविता पे दे दीजिए। उन्होंने कहा नए कवियों के काव्य शिल्प सिद्धांत कर दीजिए। ये मुझे बाद में पता चला कि काव्य शास्त्र का विषय दे दिया। मैं बड़ा खुश होकर आया था कि कविता कर दिया। श्रीमती जैन ने कहा कि कोई बात नहीं, इस पे कीजिए। उस शोध के दौरान मैंने पाया कितनी परफेक्शनिस्ट हैं वो, इतना काम कड़ी उससे करवाती हैं कि आपने थोड़ा मेरा रुचि, क्योंकि प्रगतिशील साहित्य और उसमें जुड़ा हुआ था मैं, तो सोवियत और जो प्रगतिशील आलोचना के ग्रंथ थे उनको ही पढ़ा था, काव्य शास्त्रों को पढ़ा ही था, हिंदी को पढ़ा था। कहते हैं अंग्रेजी कोट कर रहे हो तो नीचे अंग्रेजी पहले मूल दो, उसका उसमें अनुवाद करो, आशा बताओ। ये नहीं चलेगा कि आपने आशा दे दिया, मूल पर मैं देखूंगी। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग में ही एक उनका काफी नाम था, लिख पढ़ रहे थे, मैंने उनको उद्धृत कर दिया। मौखिक नहीं मानती वो, मुंह जुबानी तो कहते, लिख के भी उनको कोई डर नहीं था, लिख दिया ये कोई मान्य विद्वान नहीं है, इनके मत का उद्धरण मत कीजिए। मुझे तो बड़ा विचित्र लगा, मैं तो बड़ा सोच के गया था। उनके यहाँ बराबर जाना हुआ गुड़गांव तक, माल रोड से लेकर के। वहां आओ भगत की सबने बात की और सचमुच ही करती थी। मैंने वहां
बड़ा अजीब सा कि डॉक्टर नगेंद्र बैठे हुए हैं, आ गए वो। अब मैं तो शिष्य हूँ, बिल्कुल ऐसे हो गया। डॉक्टर साहब जो हैं उनसे कहा ये ले लीजिए। वो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। मिसेस जैन कहती है तुम आप ये खा लीजिए, लेकिन इतना नहीं खाइए कि मुझे आपको फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़े चांदनी चौक। वहां कहीं ले जाती होंगी उनको। बहुत सारी ऐसी यादें आ रही हैं। मैं जब कॉलेज में प्राचार्य हुआ तो वो संयोग से सदस्य थी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ये चेयरपर्सन बने गवर्निंग बॉडी की। अब आपको पता है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को बनाया जाता है, खासतौर से जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कॉलेज होते हैं। लेकिन हमने जोड़ तोड़ करके प्रोफेसर जैन को बनाया। वहाँ मैंने एक और उनकी कुशाग्रता देखी। एक आध बार जैसे होता है, कुछ प्रोटेस्ट आंदोलन हुआ, मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम एक तरफ बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने ऐसा चेयरपर्सन कोई नहीं देखा था। हीरो चेयरमैन तो अपने घर चले जाते हैं, प्राचार्य ही भुगते हैं जो भुगतना है। फोन आया, माल रोड की बात है, तो मुझसे कहा कि तुम जरा शांत रहना, डॉक्टर साहब का फोन है, डॉक्टर नगेंद्र का। और मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुचि कविता में ज़्यादा थी, तो मैं इनको सबको पढ़ा था और नए कवियों का शिल्प सिद्धांत में काम ही कर रहा था। विजय देव नारायण शाही पर कोई बात डॉक्टर नगेंद्र ने कही, ये मेरे लिए बिल्कुल एक चौंकने वाली बात थी। मिस्टर ने कहा नहीं, आप गलत हैं, आपको दोबारा पढ़ना होगा विजय देव नारायण शाही की, ये आपकी जो राय बन रही है गलत बन रही है। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि प्रोफेसर नगेंद्र को निर्मला जैन जी इस तरह से भी कह सकती है। समय बहुत कम है, मैं एक दो चीज़ें बता दूं कि एक बार आना जाना सबका होता था, मैं भी कुछ लेखकों में जाता था, तो एक लेखक ने किसी दूसरे लेखक के बारे में कोई बात कही, तो मैंने यही बात प्रोफेसर निर्मला जैन से कही। मैं डॉक्टर साहब कहता था उनको, उनसे कही। मैंने कहा कि आज ऐसा हुआ। उन्होंने कहा एक बात गांठ बांध लो, ये लोग जो बात करते हैं, ये तथाकथित बुद्धिजीवी और ये लेखक लोग आपस में, और जब आपसे बात करते हैं तो तुम बगैर सोचे समझे हाँ में हाँ मत मिला देना। ये बड़े धूर्त होते हैं। उनकी शब्दावली तो सबको पता है कैसे कैसे, उनको डरती तो थी नहीं किसी से। तुमने जो तुम हाँ भर लोगे, अपनी बात नहीं बताएंगे, वहां जाके तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। ये लोग ऐसी इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। ऐसी ऐसी बातें करते थे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप में से बहुतों को शायद से नहीं पता, दिव्य होने की सार्थकता इस लेख का मैंने बताया। बहुत ही मेरे तो गर्व की बात है कि मुझ पर उन्होंने इतना बड़ा लेख लिया। 2005 में लिखा था, वो एक मामूली सी पत्रिका में छपा था, लेकिन मुझ पर जो पुस्तक है उसमें है वो। मेरा अनुरोध यह है कि राजकमल प्रकाशन ने बड़ा अच्छा काम किया कि डॉक्टर नामवर सिंह के जो छोटे छोटे टिप्पणियाँ या आलेख थे उनको भी एक जगह संग्रहित कर दिया है। मुझे जरूर विश्वास है, और संजय इसमें मदद कर सकते होंगे, उनके फाइलें, उनमें अगर इस प्रकार की टिप्पणियाँ हों, इस प्रकार के लेख हों, उनको भी सामने आना चाहिए। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मित्रों, फिर याद दिला दूं कि हमने 5 से 7 मिनट का समय तय किया हुआ था प्रत्येक वक्ता के लिए। तो मैं अब इसके बाद प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को बुलाना चाहता हूं, आप आए यहाँ। उसके बाद प्रोफेसर वीर भारत तलवार। इस समय जबकि निर्मला जी को याद करने का मतलब व्यक्तिगत संस्मरण सुनाना है, मैं एक बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि निर्मला जी का होना हिंदी या किसी भी भाषा में आलोचना की एक बहुत बड़ी कमी की ओर संकेत करने वाला होना था।
आलोचना का मतलब कई बार ये लगा लिया जाता है, और हिंदी में दुर्भाग्य से ये दिनों दिन गहराती हुई बीमारी है कि आलोचना को केवल एक तत्कालीन समकालीन समीक्षा में रिड्यूस कर दिया जाता है। निर्मला जी की महत्ता इस बात में थी बतौर आलोचक के कि उनकी एकेडमिक तैयारी भी बहुत गहरी थी, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हो और चाहे भारतीय काव्य शास्त्र में। उन्होंने छात्रोन्मुखी बनाया इन चीज़ों को, जो एक जरूरी काम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास बीए के छात्रों के लिए लिखी थी, तो छात्रोन्मुखी बनाया। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो तैयारी उनके लिखे हुए समीक्षा लेखों में दिखती थी। मेरी दृष्टि में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनके आलोचना कर्म का, क्योंकि दुर्भाग्य से हिंदी में या शायद अन्य भाषाओं में भी प्रोफेसरों की आलोचना और आलोचकों की आलोचना के बीच एक तनाव की परिकल्पना कर दी गई है। निर्मला जैन का महत्व बतौर आलोचक के इसमें है कि वो एक प्रोफेसर होते हुए भी आलोचक थी, उस अर्थ में जिसमें समकालीन लेखक आलोचक की मांग करता है, और आलोचक होते हुए भी प्रोफेसर थी उस अर्थ में जिस अर्थ में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को प्रोफेसर होना चाहिए। दूसरी बात, मेरा उनसे इतना घनिष्ठ गहरा परिचय नहीं था कि मैं उनके बारे में आपके सामने कोई बहुत बड़े बड़े संस्मरण पेश कर सकूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूं कि जब सन 84-85 में संभवतः उन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की अंदरूनी राजनीति के चलते बहुत विभत्स और कुत्सित हमले हुए, तब निर्मला जी का जो व्यवहार था, जो रवैया था, उससे मैंने और मुझे यकीन है कि प्रेम सिंह जैसे अन्य मित्रों ने जो उस समय साथ में थे, ये सीखा कि अश्लीलता के सामने दृढ़ता और स्पष्टता के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। वो जिस तरह के हमले थे वो अकल्पनीय थे, और मैं आज तक सोचता हूँ कि वैसे हमले अगर मुझ पर हों तो क्या मैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाऊंगा। मेरे लिए उस मोमेंट में निर्मला जी एक सच्चे हीरो की तरह उभर कर आई, या सही शब्द का प्रयोग करें तो एक शीरो की तरह उभर के आई उस दौर में जब उन पर उस तरह के हमले हो रहे थे। तीसरी बात ये, मैंने उन्हें देखा, उसके पहले मैं उन्हें जानता था उनकी एक पुस्तक के कारण, खास करके बाद में अन्य चीज़ें भी पढ़ी, लेकिन उनकी एक पुस्तक हमें नामवर जी जो कोर्स पढ़ाते थे, फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर, उसमें लगभग एक बेसिक टेक्स्ट बुक की तरह थी, क्योंकि उस कोर्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म पर केंद्रित था, और वो किताब अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स के टी.एस. एलियट और आई.ए. रिचर्ड्स समेत बाद के न्यू क्रिटिक्स के लेखों का अनुवाद थी, और वो हम लोग पढ़ते थे। बाद में उनको एक दो जगह सुना, और भाषणों की अगर आप बात करें तो नामवर जी से उनकी मित्रता सब जानते हैं। नामवर जी पर केंद्रित कार्यक्रम हुआ था BHU में 1987 में, नामवर जी की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर। मैंने नामवर जी पर इतना तीखे रूप से आलोचनात्मक और इसके बावजूद इतना स्नेहपूर्ण और ऐसा इस कारण एक ऐसा अद्भुत संतुलित मूल्यांकन नामवर सिंह के व्यक्तित्व का और उनके आलोचना कर्म का रेयरली मैंने सुना या पढ़ा है, जैसा उस BHU के कार्यक्रम में निर्मला जी के व्याख्यान में था। और मेरी नियुक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हीं के द्वारा की गई थी एक तरह से, जिस बोर्ड के चेयरमैन लाला राम कुंवर गुप्ता थे। निर्मला जी यूनिवर्सिटी हेड होने के नाते वहाँ मौजूद थी और अन्य लोग थे। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपसे कहा जाए कि MA के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आप कौन सी पत्रिकाएं सुझाएंगे, तो मैंने संभवतः आलोचना, पहल और उत्तरार्थ ये नाम लिए थे। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान का नाम नहीं याद आया आपको? मैंने कहा मैडम, आपने हिंदी साहित्य के MA के विद्यार्थियों के बारे में पूछा था। अगर पारिवारिक पत्रिकाओं के बारे में पूछा होता तो मैं निश्चित रूप से धार्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान का नाम लेता। तो सुन के हंसने लगी थी। फिर वो नियुक्ति का किस्सा अपनी जगह है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक रोचक प्रसंग है। उन्होंने थोड़ा सा संकेत अपनी आत्मकथा में किया है, विस्तार से संकेत मैं अपनी आत्मकथा में करूँगा यदि मैंने कभी लिखी तो। वो पूरा एक अलग ही किस्सा था। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि खास करके यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े लोगों की ये समस्या होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अंदरूनी निटी-ग्रिटी होती है और उसके बावजूद उचित काम कर ले जाने की जो क्षमता होती है,
वो मेरा अपना अनुभव बताता है कि बहुत कम प्रोफेसरों में होती है। मैं कुछ दिन के लिए एक सरकारी या अर्ध सरकारी हैसियत में था और वहाँ एक ज़रूरी काम करने की बात थी और हम लोगों ने उस कमेटी में निर्मला जी को रखा था। उनके उस कमेटी में परफॉर्मेंस को लेकर बाद में, बल्कि अब तक मेरे उस समय के यूपीएससी मेंबरान कलीग्स आज तक कहते हैं कि भाई ऐसे प्रोफेसर हमने कम देखे। तो निर्मला जी एक प्रोफेसर के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर और एक स्कॉलर के तौर पर, और सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि एक ऐसे आलोचक के तौर पर जिसकी समकालीन साहित्य के प्रति संवेदनशीलता तो थी, साथ में पश्चिमी और भारतीय दोनों प्रकार के एस्थेटिक्स में, दोनों प्रकार के सौंदर्य शास्त्र में गहरी पैठ थी। और ऐसे तौर पर निर्मला जी, मैं कह सकता हूं कि हिंदी की अत्यंत दुर्लभ आलोचकों में से थी। और कम से कम इस समय उनके जैसी आवाज का ना होना, वैसे ये कहना व्यर्थ है ना होना, क्योंकि साहित्य में केवल व्यक्ति जाता है, उसका काम मौजूद रहता है। इसलिए हम लोग और हमसे बात के लोग भी अगर चाहें तो निर्मला जी के आलोचना कर्म से ये सीख सकते हैं कि किस तरह समकालीन साहित्य में उपस्थिति या दखलंदाजी और पूरे पारंपरिक विद्वता में एक गहरी पैठ, इन दोनों को एक साथ साधे बिना आप एक सार्थक आलोचना कर्म कर नहीं सकते। धन्यवाद मित्रों। प्रोफेसर वीरभारत तलवार और उसके बाद अशोक माहेश्वरी जी। मित्रों, निर्मला जी का मैं विद्यार्थी नहीं था, कभी उनसे पढ़ा नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं था। उनसे हमारा परिचय उस दौर में हुआ जब हम लोग नौकरियां खोज रहे थे। मैं हूँ, प्रेम सिंह हूँ या और भी लोग थे, हम सब नौकरी खोज रहे थे। और उसी दौर में निर्मला जी से हमारा परिचय हुआ। और आगे भी उनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं हुई, लेकिन एक तो उस समय देखा हमने कि एक टीचर के रूप में वो अपने विद्यार्थियों के लिए, या जिनको वो सोचती हैं कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनके लिए वो कितना सोचती थी और करती भी थी, ये हमने उसी समय देखा। मैं नामवर जी के साथ मैंने रिसर्च किया था और नौकरी के लिए नामवर जी उस तरह से हमारे लिए नहीं करते थे जैसे निर्मला जैन करती थी। एक बार उन्होंने किसी से संदेशा भिजवाया मुझे कि तलवार से कहो कि आके मुझसे मिले। तो मैं उनसे मिलने गया। वो माल रोड में रहती थी उन दिनों और मैं अक्सर उनके घर जाया ही करता था, कुछ दिनों से नहीं गया हुआ था। तो उन्होंने बुलवाया मुझे और बुलवा के मुझसे कहा कि जानते हो जेएनयू में पोस्ट निकली है? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं तो नहीं जानता हूँ, मुझे इन चीज़ों की जानकारी थोड़ी कम होती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम उसमें अप्लाई कर दो। ये उनका बुलाकर इस तरह से कहना और उनका सुझाव देना, जिसके कारण मैंने वहाँ अप्लाई किया, वरना मैं इस चीज़ को जान ही नहीं पाता शुरू में। तो इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ हमने देखी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सब शिक्षकों का तो नहीं, लेकिन निर्मला जी के लिए विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि हम लोग तो जानते थे कि टीचरों के यहाँ विद्यार्थी कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, लेकिन निर्मला जी के यहाँ उल्टा होता था। निर्मला जी अपने घर में विद्यार्थियों को खिलाती पिलाती थी और ये बाद में भी वो अपने घर में जब भी कोई कार्यक्रम करती थी तो बुलाया उन्होंने कई बार हमें इस तरह से। निर्मला जी के बारे में बहुत सी बातें इस समय याद नहीं आ रही हैं मुझे कहने के लिए, अचानक ही बोलना तय हुआ। लेकिन निर्मला जी के साथ बहुत तरह की बातें होती थी। निर्मला जी बहुत दबंग थी, वो स्त्रीवाद वगैरह नहीं मानती थी और आम तौर से
जो दबंग महिलाएं हैं वो स्त्रीवाद को नहीं मानती, उनके महत्व को सिर्फ स्त्री होने के कारण प्रतिष्ठित किया जाए, ये उनको स्वीकार नहीं है। जो कृष्णा सोबती इसी प्रकार की महिला थी, वो कोई स्त्रीवाद नहीं मानती थी। राजनीति में आप लोग जानते ही हैं इंदिरा गांधी को, वो मैडम के नाम से मशहूर थी और वो कोई स्त्रीवादी तो थी नहीं। ये जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी जगह बनाई है और पुरुषों के बीच प्रशासन का काम संभाला है सफलतापूर्वक, उनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई स्त्रीवादी होगी। तो इस प्रकार की महिला थी वो, और उनको दबंग होना पड़ता इस प्रशासनिक दुनिया में दूसरों के साथ मुकाबला करने के लिए। और वो हर तरह के विषय पर बात करती थी, उनसे लोग डरते थे। बताया यहाँ भी लोगों ने कि उनसे लोग डरते भी थे, लेकिन इसके बावजूद जिनकी वो निकटता होती थी उनसे हर तरह की बात कर लेती थी, हंसी मजाक की बातें कर लेती थी। प्रेम सिंह तो बहुत उल्टा सीधा बोलने वाले, खुल के बोलने वाले लोगों में रहे, इसको भी वो स्वीकार करके ही चलती थी, हंसते हुए चलती थी वो। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था, और वो कोई बहुत दुराव छिपाव या दूरी विद्यार्थियों के साथ नहीं रखती थी, अपने निकट के विद्यार्थियों के साथ। बस मुझे इतनी ही बातें याद आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अशोक माहेश्वरी, इसके बाद संजय जैन साहब। नमस्कार। मोबाइल आने से पहले की बात है, टेलीफोन भी सबके पास नहीं होते थे। किसी के पास मिलने जाने से पहले समय लेना ज़रूरी नहीं था। हम कमला नगर में रहते थे। आयु 18-19 साल की मेरी रही होगी। मैं सुबह ही लगभग 8 बजे साइकिल लेकर निकलता। तब नागार्जुन, मुरली बाबू, रेखा जी, कर्ण सिंह चौहान टैगोर गार्डन में रहते थे। मैं पहले उनके घर जाता, वहाँ बैठकी चल रही होती थी। मुरली बाबू और कर्ण सिंह चौहान का घर आमने सामने था। बाबा और शोभाकांत जी भी वहीं होते। बाबा वहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी मियानी में रहते थे। इसके बाद मॉडल टाउन फर्स्ट, वहाँ भोलानाथ तिवारी जी रहते थे। फिर मॉडल टाउन थर्ड, वहाँ विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और रामदरस मिश्र रहते थे। कुछ समय बाद त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह भी मॉडल टाउन सेकेंड और मॉडल टाउन थर्ड आ गए थे। इन सब के पास से होता हुआ मैं माल रोड आता। निर्मला जी तब माल रोड पर रहती थी। उनसे शुरू में खड़े खड़े ही बात होती, बैठने में डर भी लगता था। मैं अपनी कुछ भी छोटी सी बात कहकर जल्दी से निकल लेता। कुछ समय बाद वे बैठने के लिए कहने लगी। जिस दिन बैठने और बात करने का अवसर मिलता, मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। आदरणीय डॉक्टर जैन का स्नेह मुझे तभी से मिल गया था जब मैं काम की शुरुआत कर रहा था। तब तक मेरे पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी। मेरे विवाह में निर्मला जी आई थीं, नामवर जी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी, रामदरस मिश्र जी, नित्यानंद तिवारी जी को साथ लेकर। लगभग तभी मेरा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। तब भी वे आईं। त्रिपाठी जी और तिवारी जी साथ थे। यह मेरी कल्पना से परे था कि मुझे देखने कोई आ भी सकता है। मैं घर पर नहीं था। थोड़ा सा संभलते ही काम पर चला गया था। उनका स्नेह ऐसा ही था और यह मुझे भरपूर मिला। मेरे राजकमल में आने का 100% श्रेय निर्मला जी को है। क्या कोई मानेगा कि जिस दिन मैं राजकमल में गया, उससे पहले मैं शीला जी से कभी नहीं मिला था। अपनी आत्मकथा जमाने में इसकी थोड़ी सी चर्चा निर्मला जी ने की है। उन्होंने इस प्रसंग को कुछ पंक्तियों में ही निपटा दिया है। श्रेय भी खुद नहीं लिया है। पर सच यही है कि यदि वे ना होती तो मेरे जैसा गोबदू यहाँ तक पहुँचने की कभी सोच भी नहीं सकता था। बात बेबात उनके पास जाना होता ही था। माल रोड, वैशाली, साउथ दिल्ली कैंपस और गुड़गांव सभी घरों में जहाँ वे रहीं। उनका परामर्श, आदेश होता था, हमेशा व्यवहारिक और सटीक। उनका स्नेह और आशीर्वाद हाल हाल तक मुझ पर बना रहा। बहुत से संकटों से उन्होंने उबारा। जीवन में आई यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी, मैं जानता हूँ।
आदरणीय आंटी जी डॉक्टर निर्मला जैन जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, हमारी सूची में कुछ नाम नहीं आ पाए हैं जिनको आना था। विश्वनाथ त्रिपाठी जी, नित्यानंद तिवारी जी, अनिल राय, गगन गिल, रेखा सेठी। अगर मैं देख नहीं पा रहा हूं ठीक से और इनमें से कोई आपके आसपास बैठा हो तो मुझे सूचना दीजिएगा। नहीं तो संजय जैन सर। नमस्कार। साहित्यकारों और हिंदी के विद्वानों की इस सभा में मैं काफ़ी अटपटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि निर्मला जी का पुत्र होने के बावजूद मेरा साहित्य से या हिंदी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। साहित्य से सिर्फ इतना नाता है कि मैं उनका पुत्र हूँ और मेरा बचपन राजेंद्र जी, मन्नू जी, अजित जी, स्नेह जी, डॉक्टर नामवर सिंह, उनकी जो ये घनिष्ठ मित्र मंडली है, इसके साथ गुजरा। मुझे जब से याद है, मैं बिल्कुल ही छोटा सा था, जब से ये पांचों लोग लगभग हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग थे और हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर इनकी बैठक हुआ करती थी, या तो इनमें से किसी के घर या हमारे घर। फिर धीरे धीरे हमारे घर बैठकें बढ़ने लगी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद 1987 में उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो इन बैठकों का होस्ट बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और जैसा कि मैंने 20 तारीख को भी कहा था, मैं ये मानता हूं that I have been greatly enriched by my participation in these sittings, और इन लोगों की बातें सुन के। उन बैठकों में साहित्य के अलावा करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे, फिल्मों पे, गानों पे, शायरी पे, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिस्कशंस हुआ करते थे। और जैसा संजय ने, बाद में संजय जुड़े उसमें कई वर्ष बाद, और जैसा संजय ने बताया उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी और बहसें भी हुआ करती थी। और एक समय ऐसा आया जब आई वॉज एक्सेप्टेड इनटू दैट सर्कल, और उन डिस्कशंस में मैं भी पार्टिसिपेट करने लगा। निर्मला जी एक बहुत अच्छी आलोचक रही, ऐसा आप लोगों ने सबने कहा, और मैं इस बात को इसलिए मान सकता हूं क्योंकि आलोचना उनकी पैशन थी। वो सहज रूप से ही एक आलोचक थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों की कहानियों की या साहित्य में और चीज़ों की आलोचना करती थी। वो सहज रूप से हम लोगों की, हमारे दोस्तों की, हमारे रिश्तेदारों की, सबकी आलोचना करती थी, और बड़े निर्भय और निष्पक्ष भाव से करती थी। उनके छात्रों ने ये बताया कि उन्हें उनसे डर लगता था, तो जो छात्र उनके साथ दिन में 2-3 घंटे, हफ्ते में 3-4 दिन गुजारते थे, अगर उनको आज तक याद है कि उनको डर लगता था, तो आप हमारी हालत सोचिए जिन्होंने सारा जीवन उनके साथ गुजारा। और मैं और मेरा परिवार हमेशा उनके साथ रहे, अंत तक हम साथ थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पोतियां, सब उनके साथ रहे। प्रभास जी ने शायद एक बात कही थी कि वो किसी को भी गलत बात पे डांट सकती थी। इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा कि वो किसी को भी बगैर किसी बात के डांट सकती थी, और अक्सर डांट दिया करती थी। इसमें उनके छात्र, आई एम श्योर, मेरा समर्थन करेंगे इस बात पे। इसके अलावा कई खूबियां उनमें और थीं जो शायद साहित्य जगत के लोग नहीं जानते। मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी थी।
कथक की ट्रेन डांसर थी। अच्छन महाराज जैसे गुरु के जिससे उन्होंने कथक सीखा था, 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला सोलो स्टेज परफॉर्मेंस किया था। अंग्रेजी हिंदी उनकी सब्जेक्ट होने के बावजूद अंग्रेजी पे बहुत बढ़िया पकड़ थी, और इसी वजह से शायद 2-3 किताबें उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करी। हमारी जो अंग्रेजी पे हम बच्चों की जो पकड़ है वो शायद उन्हीं की देन है। और हिंदी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, मेरी सारी जिंदगी कॉरपोरेट वर्ल्ड में गुजरी है, और मेरे को अपनी लैंग्वेज का अपने काम में बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसका श्रेय मैं मम्मी को देता हूँ कि उन्होंने हमें इनकरेज किया और हमें कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदी पढ़नी चाहिए या हिंदी को फॉलो करना चाहिए या हिंदी में आगे जाके कुछ करना चाहिए। अशोक जी मोबाइल युग से पहले की बात कर रहे थे, तो एक खूबी और थी जो आप लोग, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे उसको, कि उनको टेलीफोन पे बात करने का बड़ा शौक था। और मोबाइल युग से पहले मैंने कई साल तक ये इंश्योर किया कि उनकी बेड साइड टेबल पे 2 लैंडलाइन कनेक्शन रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम में से एक जना उनको जाके टोकता था कि मम्मी 2 घंटे हो गए, वो दूसरी तरफ जो इंसान है उसकी तो कुछ सोचो, वो 2-2, 2.5 घंटे तक टेलीफोन पे बात कर सकती थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करने से पहले राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी और हंस परिवार की हंसनी रचना का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस सभा का आयोजन किया और हम सबको और आपको मौका दिया कि हम मम्मी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। धन्यवाद। 1 मिनट का मौन रखने से पहले 2 छोटी छोटी बातें। त्रिपाठी जी नहीं आए हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक बार बहुत छोटी बात, विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक बार कहा कि भाई निर्मला जी के साथ बोलना बड़ा मुश्किल है, इतनी तैयारी करके आ जाती हैं, बहुत पढ़ाई करके आती हैं। तो इन दिनों जब पढ़ना बहुत कम होता जा रहा है, उनके पढ़ने की जो आदत है उसका जिक्र जब भी सुनता तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। एक बार निर्मला जी के मुंह से मैंने सुना, वो साउथ कैंपस के विभागीय कमरे की बात होगी, उन्होंने राजेंद्र यादव के बारे में कहा कि भाई 3 बजे उठ जाते हैं और 3 से लेकर 7 तक 4 घंटे रोज पढ़ते हैं। अब बताओ कैसे कोई आदमी उनके सामने टिके। तो त्रिपाठी जी की ईर्ष्या मिसेस जैन से और मिसेस जैन की ईर्ष्या राजेंद्र यादव से, ये सब कुछ जब सुनता रहा, देखता रहा, तो लगता था कि पढ़ने के बारे में किस तरह का माहौल है, माहौल कम हुआ है। तो श्रीमती जैन के लिए संभवतः सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको पढ़ें और इसके साथ साथ सामान्य रूप से पढ़ें। हम इन्हीं शब्दों के साथ 1 मिनट का मौन रखने के बाद इस सभा को समाप्त करेंगे।